प्यारे विद्यार्थियों, कुछ समय पहले आपने अखबारों में ये खबर जरूर पढ़ी होगी या टीवी के माध्यम से इस खबर के बारे में जरूर सुना होगा कि रियो में जो ओलंपिक हुए हैं, पैरा ओलंपिक खेल, उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक बनी थी। टीवी पर दीपा मलिक जी के काफ़ी इंटरव्यू भी आते रहते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। जो एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी पर, उनमें भी दीपा मलिक जी दिखाई देती हैं। आपको पता है ये दीपा मलिक पैरों से चलने में सक्षम नहीं है। आप सोच रहे होंगे हम दीपा मलिक जी की बातें क्यों कर रहे हैं, पैरा ओलंपिक की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का जो हमारा पाठ है अपूर्व अनुभव, उसकी बातें और दीपा मलिक जी की बातों में संबंध है। अपूर्व अनुभव पाठ दो बच्चों के अदम्य साहस की कहानी है। पाठ में तोतो चान आपकी ही उम्र की बच्ची है। तोतो चान का ये वास्तविक अनुभव है जो हम पाठ में पढ़ेंगे। यह अनुभव बहुत साहस से भरा हुआ है। यासुकी चान जो पोलियो से ग्रस्त है, उसे तोतो चान एक ऐसा अनुभव प्राप्त करने में मदद करती है जो उसके लिए उमंग और उत्साह से भरा हुआ है। ऐसा अपूर्व अनुभव जो दुनिया की एक नई झलक दिखाने वाला था। शायद ही उसे कोई और दिखा पाता। आप तो तोतो चान के अपूर्व अनुभव को जानने के लिए एकदम उतावले हो गए होंगे, परंतु साथियों, ये भी जानो कि ये सुंदर अनुभव लिखा किसने है। यह एक संस्मरण है। संस्मरण यानी अतीत की घटनाओं पर आधारित कोई रचना। जापानी लेखक तेत्सुको कुरयानागी ने रचा है। मूलतः ये जापानी भाषा में लिखा गया है। आप सभी बच्चे भी इस साहस पैदा करने वाली रचना का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि इसको जापानी में नहीं बल्कि हिंदी में अनुवाद करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और जापानी भाषा से हिंदी में इसका अनुवाद किया है पूर्वा यागी कुशवा। लेखिका के अपने बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोतो चान है। इस पुस्तक के एक अंश को यहाँ प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव का मतलब होता है ऐसा अनुभव जो पहले कभी नहीं किया गया हो, एक ऐसी नई बात जो हमारे जीवन में पहले कभी हमने महसूस ना की हो। तोतो चान पुस्तक विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान। तोतो चान का एक छोटा सा अंश अपूर्व अनुभव पाठ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। यह पाठ एक संस्मरण के रूप में है, यानी तोतो चान खुद इस स्कूल में पढ़ती थी और उसने अपनी बचपन की बीती हुई बातों को याद करते हुए ये पाठ लिखा है। इसीलिए ये कहानी नहीं है बल्कि संस्मरण है। जब कोई व्यक्ति अपने बचपन से जुड़ी बातें या अपने अतीत से जुड़ी बातों को याद करते हुए कोई रचना करता है, उसको हम एक नया नाम देते हैं संस्मरण। आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार आप सभी जानते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उस जगह को हम सभागार कहते हैं। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के। भेद यानी कि रहस्य। अब तोतो चान और यासुकी चान दोनों आपस में मिलने वाले थे और इसके बारे में उनके माता पिता को, परिवार के सदस्यों को पता ही नहीं था। ये एक रहस्य की बात थी। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता देना यानी बुलाना। उसने उसको आमंत्रित किया था, जैसे हम अपने घर पर मेहमानों को बुलाते हैं। किसने किया था? तोतो चान ने। तोतो चान यहाँ पर एक बच्ची है, लड़की का नाम है, और यासुकी चान एक लड़का है। तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था। आगे क्या होते हैं आइए जानते हैं। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। यानी कि तोमोई में हर एक बच्चे के पास अपना एक पेड़ होता है बगीचे में, जहाँ पर वो चढ़कर आनंद उठा सकता है, खेल सकता है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। इसी प्रकार से तोतो चान के पास भी एक पेड़ था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते।
पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा क्या होती है? पेड़ का जो तना होता है उससे जब 2 शाखाएं आपस में निकलती हैं तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? द्विशाखा। द्वि यानी 2, शाखा यानी शाखाएं। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी ये। तोतो चान अक्सर खाने के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वे सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। बच्चों को लगता था ये पेड़ हमारी संपत्ति है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। जैसे हम किसी के घर जाने से पहले उससे पूछते हैं, वैसे ही यहाँ एक दूसरे के पेड़ पर चढ़ने से पहले बड़े ही शिष्टता के साथ, बड़े ही आदर के साथ पूछना पड़ता था कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अब यहाँ पर यासुकी चान जो बच्चा है उसको पोलियो था, और पोलियो के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। पोलियो एक बीमारी होती है जिससे हमारे पैर काम करना बंद कर देते हैं। अगर पोलियो किसी बच्चे को हो जाता है तो वो चल नहीं पाता है। आप देख सकते हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व भर में पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है ताकि बच्चों को ये भयानक बीमारी ना हो। अब धीरे धीरे करके पूरे ही विश्व से पोलियो कम होता जा रहा है। लेकिन कुछ साल पहले तक की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को बचपन में पोलियो हो जाता था। यासुकी चान को भी पोलियो था, इसलिए उसके पास कोई पेड़ नहीं था क्योंकि वो अपने पैरों से पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो आंखों में आंखें नहीं डालते बल्कि इधर उधर देखकर झूठ बोलते हैं। इसीलिए माता पिता और जो बड़े लोग होते हैं कभी कभी बच्चों की झूठ को पकड़ भी लेते हैं। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रोकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। अब तोतो चान ने मम्मी से बात छुपाई, लेकिन रोकी से उसने बताया जो कि स्टेशन तक उसके पीछे पीछे आया था। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। अब यहाँ पर तोतो चान रेल से गई थी। अब रेल का जो पास था उसने अपने गले में लटकाया हुआ था और आखिरकार यासुकी चान से वो मैदान में क्यारियों के पास मिली। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। अब यहाँ पर यासुकी चान जो बच्चा है वो 1 साल बड़ा है तोतो चान से। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसको पोलियो हुआ था, वो अच्छे से नहीं चल पाता था। चित्र में आप देख सकते हैं उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, यानी कि वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने आज यासुकी चान को अपने पेड़ पर बुलाया था चढ़ने के लिए। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। उल्लास यानी खुशी के मारे बहुत ठिठियाकर हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। चित्र में आप देख सकते हैं तोतो चान बड़ी समझदार है। उसको पता है यासुकी चान को पोलियो है और वो वैसे तो मेरी तरह पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन सीढ़ी की सहायता से जरूर चढ़ पाएगा। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वे पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। यानी कि तोतो चान ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि नीचे उतरकर पीछे से उसको धक्का लगाने लगी, सहारा देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया
और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा यानी निराशा। वो बड़ा उदास हो गया कि मैं तो नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक इच्छा यानी दिल की इच्छा थी। वो किसी भी कीमत पर यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वो भी चढ़ना चाहता था, क्योंकि वो पैरों की वजह से आज तक किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था और उसका अपना कोई पेड़ भी नहीं था बाकी बच्चों की तरह। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब दोनों है तो बच्चे ही। यासुकी चान बड़ा ही उदास हो गया था। तोतो चान ने उसको पहले हंसाया। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब चौकीदार के कमरे में एक और सीढ़ी मिली। तिपाई सीढ़ी यानी जिसके 3 पैर होते हैं, जिसको बिना किसी के सहारे के कहीं पर भी रखा जा सकता है। चित्र में आप देख सकते हैं, हो सकता है आपके घर में भी हो। घर की सफाई करने के लिए, घर के पंखे साफ करने के लिए। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि मैं तो इतनी छोटी हूँ और इतनी बड़ी सीढ़ी को मैं कैसे घसीट लाई। कभी कभी हम सभी ऐसे काम कर देते हैं जो हमारे बस के भी नहीं होते हैं, लेकिन हिम्मत और उत्साह अगर मन में होता है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुँच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। ये डगमगाएगी नहीं। पहली जो सीढ़ी थी उसको पकड़ना पड़ता था, हिलती थी, डगमगाती थी, लेकिन ये तिपाई सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। अब पसीने क्यों आ गए? क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे थे और कैसा मौसम था? गर्मी का मौसम था। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब यासुकी चान भी पेड़ पर आनंद लेना चाहता था। कैसा लगता है अनुभव करना चाहता था। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। यानी कि दोनों का पूरा ध्यान सिर्फ यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा हुआ था। यासुकी चान खुद से चढ़ना चाहता था और तोतो चान उसको चढ़ाना चाहती थी। और सूरज कितना तेज से तप रहा था, गर्मी कितनी बढ़ गई थी, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब यासुकी चान सीढ़ी के ऊपर तो चढ़ गया, सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से से, और द्विशाखा पर पहुंचना उसके लिए थोड़ा और मुश्किल था। तोतो चान तो जल्दी से पेड़ की शाखा पर बैठ गई। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। ताकना यानी देखना। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। अब है तो दोनों बच्चे ही। तोतो चान बेचारी इतनी कोशिश करने के बाद भी यासुकी चान को अपनी द्विशाखा पर नहीं बिठा पाई, तो उसकी रुलाई छूटने लगी, यानी उसको रोना आ गया। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अगर आसपास कोई बड़ा व्यक्ति उन दोनों को देखता तो जरूर उनको बहुत बुरी तरह से डांटता, क्योंकि उनमें से किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती थी। यासुकी चान पेड़ से गिर भी सकता था। बड़ा ही खतरों से भरा काम था ये। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वे पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था।
और आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जो अपनी मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करता है। तो बीच बीच में धूप से बचाने के लिए एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उन पर छाया करता रहा। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। और आखिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोनों पेड़ पर पहुंच गए जैसा कि उन्होंने सोचा था। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। अब जो बच्चा कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा हो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। यासुकी चांद बहुत खुश था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। सूमो पहलवान के बारे में आपने जरूर सुना होगा, टीवी पर उनकी कुश्ती भी देखी होगी। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। अब यहाँ पर ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है। उस समय इतने ज़्यादा टेलीविज़न नहीं होते थे। तो यहाँ पर यासुकी चांद तोतो चांद से कहता है कि अमेरिका में मेरी जो बहन है उसके घर पर टेलीविज़न है। तोतो चांद उस समय ये तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो ये ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। अब बच्चों, जब हमने टीवी को नहीं देखा तो उसके बारे में सोचना बड़ा ही मज़ेदार लगता है। ऐसे ही यहाँ पर तोतो चांद ने कभी टीवी को नहीं देखा था, तो टीवी जैसी चीज़ के बारे में सुनकर वो ऐसा ही सोचती है। और इतनी समझदार भी नहीं है, बच्ची ही तो है। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चांद ने ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि अगर बड़ों के साथ वो जाता तो बड़े व्यक्ति कभी भी उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए हाँ नहीं कहते और उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। तोतो चांद ने कितनी साहस से, कितनी हिम्मत से, कितनी लगन से और कितनी कोशिश के बावजूद आखिर यासुकी चांद को अपने पेड़ पर बुला ही लिया। इसीलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तोतो चांद के मन में दृढ़ विश्वास था, दृढ़ संकल्प था कि किसी भी कीमत पर वो यासुकी चांद को अपने पेट पर चढ़ाएगी। और आखिरकार उसने वो पूरा कर दिखाया। और यासुकी चांद ने भी हिम्मत नहीं हारी। बीच में थोड़ा हताश हो गया था, उदास हो गया था, लेकिन आखिरकार उसने कर दिखाया। और कोई अगर सच्चा साथ देने वाला हो, सच्चा दोस्त हो, तो उसकी हिम्मत बढ़ाने से हमारे मन में नया उत्साह और नया जोश भी बढ़ जाता है। जैसे कि तोतो चांद कितनी अच्छी दोस्त थी यासुकी चांद की। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने भी अपने किसी दोस्त की मदद की हो, कोई ऐसी मदद की हो जो बहुत आसान नहीं थी, बहुत ही कोशिश करने के बावजूद, बहुत मेहनत करने के बावजूद आपने ऐसी मदद की हो, तो अपना अनुभव आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैसेज करके आप मुझे अपना अनुभव बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये संस्मरण पसंद आया होगा। तोतो चांद और यासुकी चांद की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कोशिश करते रहिए। कोई भी काम हमारी कोशिश से बड़ा नहीं हो सकता। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।